ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जैसे आपका क्या इक्वलिटी थी सेम वही रूल यहाँ पे आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब होगा, सबसे पहली चीज उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर आपका क्या है सेम होना चाहिए। यदि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका क्या सेम है तो फिर आपका क्या है एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करूँगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ या फिर सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा आपका ये मैट्रिसेस बोल दिया आपका ए मैट्रिसेस दे दिया आपका क्या है ए आई जे, और ये आपका क्या है एम क्रॉस एन की दे दी, और बी मैट्रिसेस दे दी आपकी दूसरी दे दी बी आई जे, और ये भी दे दी आपकी एम क्रॉस एन की। तो सबसे पहले क्या चीज होना चाहिए, दोनों का क्या होगा आपका, इसके ऑर्डर आपका क्या होगा सेम होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए। फिर मैं क्या करूँ, करस्पॉन्डिंग ऐड करूंगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये आपका क्या होगा एम क्रॉस एन, डायरेक्टली आपके क्या होगा उसका एडिशन हो गया। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा आपका फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, पहला चीज क्या होना चाहिए आपका ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम, और सेकंड आपका क्या होना चाहिए देयर करस्पॉन्डिंग, लिखते रहो फटाफट से, कुछ समझने वाला है नहीं इसमें, एलिमेंट्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जैसे सिंपल कोई भी एग्जांपल दे दिया, ऐसा एग्जांपल कुछ दे दिया आपका ए मैट्रिसेस दे दिया आपको x3 4y, बी मैट्रिसेस दे दिया आपको 5 8 -1 और 2, और आपका क्या दे दिया आपका सी मैट्रिसेस दे दिया। सी मैट्रिसेस जैसे दे दिया आपको, मान लो आपका क्या 10 और 11 3 और 4, तो क्या पूछेगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट a प्लस बी मैट्रिसेस इज टू आपका क्या होगा आपका सी मैट्रिसेस, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो उस केस में क्या करो, सबसे पहले आपका क्या एलएचएस निकालोगे, ए मैट्रिसेस दे रखी है बी मैट्रिसेस दे रखी है, तो ए प्लस बी मैट्रिसेस दोनों को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ए का ऑर्डर आपका देखो आपका क्या है 2x2, बी का ऑर्डर आपका क्या है 2x2, तो सबसे पहले ए प्लस बी ऐड करूंगा। तो ए प्लस बी ऐड करने के लिए क्या कर दो, ए मैट्रिसेस लिख दी मैंने आपका क्या है x 4 3 और y, बी मैट्रिसेस लिख दी मैंने आपका क्या है 5 8 -1 और आपका क्या है 2। तो मैं क्या करूँ ए प्लस बी दोनों का ऑर्डर आपका क्या सेम है, तो क्या करूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसको ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या जाएगा आपका x प्लस 5, दूसरा एलिमेंट 3 प्लस 8, तीसरा एलिमेंट 4 -1 और चौथा एलिमेंट आपका क्या होगा y प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू होगी, तो इसको मैं क्या करूँ आपका सिंप्लीफाई करके बोल सकता हूँ आपका x प्लस 5, ये आपके क्या 11 3 और आपका क्या होगा y प्लस 2, ये आपका क्या होगा LHS आ जाएगा a प्लस बी मैट्रिसेस की वैल्यू। अब RHS क्या दे रखा है आपका c, तो यह क्या दे रखा है आपका a प्लस बी मैट्रिसेस इज इक्वल टू c, तो मतलब LHS की वैल्यू क्या है आपके पास x प्लस वाई 11 3 और y प्लस 2, और c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10 11 3 4, 10 11 3 एंड 4। थोड़ा ध्यान से देखो आपका क्या है, ये दो इक्वल है, इक्वल होने के लिए क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपके इक्वल, तो मतलब ये इसके इक्वल x प्लस 5 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5, ये 11 इक्वल है, ये 3 ऑलरेडी इक्वल है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा आपका 2। आई थिंक आपका सबका आ गया होगा आंसर, एडिशन और इक्वलिटी वाला सारा रूल समझ में आया हो। सिमिलरली सेम ही आपका क्या सब्सट्रैक्शन होता है, पर एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि मैट्रिसेस में सब्सट्रैक्शन नाम का कोई भी ऑपरेशन होता नहीं है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है आपका a माइनस बी मैट्रिसेस होते हैं, वो आपका क्या होता है नेगेटिव ऑफ एडिशन। तो इसको मैं एक्चुअली क्या बोलता हूँ a प्लस ऑफ
माइनस ऑफ बी, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आपके माइनस बी, फिर उन दोनों को ऐड करूंगा तो आपका क्या है, ये एक्चुअली आपका क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, जो कि आपका क्या है 2 स्टेप्स में होता है। लेकिन अपन कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये आपका क्या 2 स्टेप्स में होता है सब्सट्रैक्शन। ए माइनस बी सब्सट्रैक्शन नाम का एज इट इज ऑपरेशन आपका कंप्यूटर्स में होता नहीं है। क्या होता है सब्सट्रैक्शन, क्या होता है आपका नेगेटिव का एडिशन, ये आपका क्या सब्सट्रैक्शन होता है। ए माइनस बी का मतलब ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब माइनस बी को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस बी एड करूंगा तो उससे ए माइनस बी बनेगा। लेकिन अपन कैलकुलेशन करने के लिए अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई इशू फर्क नहीं पड़ता है उसमें। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। तो सबसेक्शन भी आपका क्या सेम टू सेम आपका क्या है एडिशन जैसा ही होगा। तो डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूं तो वैसे ही डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन एक्चुअली ये स्टेप होगी आपके क्या 2 प्रोसेस में, एक्चुअली प्रोसेस होगी 2 स्टेप में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट एलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं थर्ड में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर नंबर में क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिसेस दे रखी है उसको किसी नंबर कांस्टेंट से, मान लो आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या होगा, वो जो एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करूंगा वो जितने भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई ऐसा रूल नहीं होता है। क्या करना है आपको, किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या होगा, आपके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब लिखवाने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है। जैसे मैं एग्जांपल की हेल्प से कह सकता हूँ, इफ ए इज इक्वल्स टू, ऐसा दे दिया आपको 1 2 3 5 ऐसा दे दिया। अब उसको मैं क्या के से मल्टीप्लाई करूंगा, तो के से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो के एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट से आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूँ आपका के 2 के 3 के एंड 5 के। सिमिलरली कॉमन जब भी लेना हो, सिमिलरली कॉमन लेना हो तो कॉमन भी जब भी लूंगा वो क्या हो जाएगा आपका, सारे एलिमेंट से लूंगा। अब इसी रूल में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स में अपन जब भी मल्टीप्लाई करता हूं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, जबकि डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी भी करस्पॉन्डिंग एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। आई थिंक ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सिमिलरली डिटरमिनेंट में जब भी कॉमन लेना था तो कॉमन क्या करता था, किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट से कॉमन लेता था। बस दोनों में यही पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स में कॉमन लूंगा तो सबसे कॉमन लूंगा, या मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि डिटरमिनेंट में किसी भी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, या फिर आपका क्या कॉमन लूंगा। एक ही बात है आपकी सारी चीज में। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। जैसे आपका क्या है, मेरे को कॉमन लेना हो, जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दी, ए दे दी आपको 5 0 0 5, तो यहां से मैं क्या करूं, अब इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी, इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, बार बार लिखने के बजाय यहां से मैं क्या करूं, पूरा से 5 कॉमन ले लेता हूं, और 5 कॉमन लिया तो 1 0 0 1 हो जाएगा, और ये क्या होती है आपकी आई, तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका 5 5। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, आई की पावर कुछ भी करूं, आई की स्क्वायर करूं या आई की होल क्यूब करूं या आई की पावर 4 करूं या फिर कुछ भी बोलूं, आई की पावर n, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी आई होती है। तो ऐसे केस में मुझे कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेट्स अज्यूम करो मुझे आपको क्या आई की पावर 8 निकालनी, इसकी ए की पावर 8 निकालनी होती, ए की पावर 8 या ए की पावर 4 निकालनी होती। तो अब मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे करता तो मैं मल्टीप्लाई करता, तो पहले ए इंटू ए मल्टीप्लाई करता, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करता, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि आई की पावर एन की वैल्यू क्या होती है, आई के इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 5 कॉमन ले लिया और ये क्या बन जाएगी आई। तो आई इसकी ए की पावर 4 क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ आपका 5 की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। आई की पावर 4 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपकी 1, सॉरी आई की पावर 4 की वैल्यू होगी आई, तो आपका क्या है 5 की पावर 4 क्या जाएगा आपका 625 इंटू आई। तो इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ क्या जाएगी आपकी 625 0 0 625। ये डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। ये इसका क्या होगा बेनिफिट हो जाता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको यूज आनी चाहिए। ठीक है, लिख लो फटाफट से, नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट का सम है वो क्या हो जाएगा आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ all of its principal diagonals एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सम जो होता है उसका आपका क्या ट्रेस होता है। और इसको डिनोटेड बाई, जब भी किसी को ट्रेस निकालना है तो डिनोटेड बाई, इसको मैं बोलूंगा स्मॉल ऑफ टी आर ऑफ ए। टी आर ऑफ ए का मतलब क्या जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। टी आर स्मॉल में ही लिखा जाएगा आपका टी आर ऑफ ए। टी आर ऑफ ए का मतलब आपका क्या है, ट्रेस ऑफ ए। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बोल दी, मैंने आपके क्या ये मैट्रिक्स बोल दी 5 3 4 1 8 2 5 6 3। अब ये कोई ए है, तो अब इसका जो मैं बात करूँ ट्रेस ऑफ ए, वो क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ये हैं, उनका सम मतलब बोलो 5 + 8 + 3 तो कितना जाएगा आपका 16। यही क्या हो जाएगी उसकी आपकी क्या है, ट्रेस होगी। ट्रेस के लिए सिर्फ आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, 2 2 होते हैं, 3 3 होते हैं, 4 4 होते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ समीशन ऑफ ए आई 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 इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या होगा n, या फिर इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ A11 A22 A33 एंड सोन सोन ANN। यही क्या होता है उसका आपका क्या होता है, ट्रेस होता है, ठीक है। नोट हुआ, डन करो फटाफट, नोट करो। ये सारे लिंक रहेंगे, अभी डेफिनेशन ही चल रही है, क्वेश्चंस हम करेंगे। हाँ मैं भी रब नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा आपका ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, ये तो आपका एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्रेस ऑफ के इंटू ए, किसी भी क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कर सकता हूँ, वो जो के है वो कॉमन ले सकता हूँ, के इंटू ट्रेस ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कोई भी कॉमन है उसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अभी ट्रांसपोज नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो फिर भी मैं बताता हूँ ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ ए वेयर ए टी क्या है आपका, ए ट्रांसपोज। जब आप पढ़ लोगे ट्रांसपोज तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि उस टाइम क्या है, ठीक है। किसी भी मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज है उसकी ट्रेस होती है और उसकी ट्रेस होती है, वो दोनों आपके क्या है, सेम है, क्योंकि ट्रांसपोज में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, इन जनरली ए बी और बी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स, वो दोनों इक्वल नहीं होती जनरली, वो आपकी क्या है, डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, जब भी आपके क्या ट्रेस ऑफ बात करूँ तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगी आपकी ट्रेस ऑफ बी ए। मतलब ए बी का और बी ए का जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों की ट्रेस हमेशा क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। तो ये ट्रेस की क्या आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज आएंगे हम लोग को। ए टी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने। ए टी या फिर ए डैश भी बोलते हैं उसको, ए डैश भी बोलते हैं या फिर ए टी भी बोलते हैं या फिर ए डैश भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे उसको, नोट कर लो फटाफट से। इफ ए इज इक्वल्स टू 0 2 3 2 1 4, b is equals to 7 6 3 1 4 5, then find 3a minus 2b। आई थिंक सब कर लोगे। क्या करोगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे। आप चाहो तो इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में आएगा तो मान लो आपको क्या 2 मार्क्स में आएगा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, बाकी जेई मेंस में तो नहीं पूछे जाएंगे, ना जेई एडवांस में। जेई एडवांस में तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन कर लो, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y सच दैट सम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 5 2 0 9 और x माइनस 2y की वैल्यू दे रखी है आपको 3
6 0 -1। ये दो मैट्रिसेस हैं, x प्लस वाई का एक रिलेशन दे रखा है, x माइनस 2y का एक रिलेशन दे रखा है। तो उन दोनों रिलेशन की हेल्प से आपको क्या मैट्रिक्स का सम निकालना है। नॉर्मल अलजेब्रा की तरह होगा, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह होगा। एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो उसमें सब्सट्रैक्ट करने से x कैंसिल हो जाएगा, 3y की वैल्यू दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो y वाली वैल्यू को आगे ले जाऊंगा -y मैट्रिक्स, -y मैट्रिक्स मतलब आपका x हो गया। डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में करने वाला हो, स्कूल के एग्जाम्स के लिए आपको करने हो, तो फिर वहाँ पे अपन एक स्टेप में नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको हर स्टेप पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर स्टेप पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मान के चल लो कि वहाँ पे 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा मतलब अराउंड 1 पेज या 1.5 पेज आपको भरना पड़ेगा इसमें। तो वो कर सकते हो, आप बता के सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी ऐसा था, एक्सप्लेन करने में आप अच्छे ऑलरेडी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बन जाएंगे क्वेश्चन। नोट किया तो डन लिखो फटाफट से। आगे पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ ऑपरेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अब देखो दो मैट्रिसेस होते हैं, उसको प्रोडक्ट करने के लिए आपके क्या बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो उन मेथड के हिसाब से जितने मेथड्स होंगे सबके रिस्पेक्टिव रूल्स आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मेथड देख लेते हैं। 4 मेथड्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है, रो बाई रो प्रोडक्ट। रो बाई रो मतलब पहले की रो दूसरी की रो से मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरी क्या होगी आपकी, रो बाई कॉलम प्रोडक्ट। थर्ड आपका क्या होता है, आपका कॉलम बाई रो प्रोडक्ट। और फोर्थ आपका होता है आपका कॉलम बाई कॉलम। ठीक है, चारों प्रोडक्ट के लिए रूल आपके क्या है, सारे के रूल अलग होंगे। हम स्टैंडर्ड कौन सा होता है, रो बाई कॉलम मेथड, यही पढ़ते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, बाकी जगह पे भी यही दे रखा है, तो ये पढ़ते हैं। तो रूल्स भी हम सारे इसी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में आ जाएगा यदि आपका क्या है एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए करें तो। लेकिन हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, रो बाई कॉलम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो रो बाई कॉलम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम सारा रूल इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से हम सारी चीजें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं आपका रो बाई कॉलम प्रोडक्ट मेथड। अब रो बाई कॉलम मेथड क्यों बोल रखा है, अब देखो यहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह यहां पे आपका क्या दोनों का आपका क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए दोनों का आपका क्या है ऑर्डर सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे रो बाई कॉलम है तो मतलब हमेशा एक रूल याद रखना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँ, जैसे मुझे ए एंड बी, ये मुझे ए बी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए मैट्रिसेस दे दिया, उसका ऑर्डर क्या दे दिया, m क्रॉस n, और बी मैट्रिसेस उसका ऑर्डर आपका क्या होगा, n क्रॉस p हो गया। अब देखो, आप एक चीज रूल याद रखना, आपका एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ए बी पॉसिबल ओनली व्हेन का मतलब क्या होगा, जब पहली जो मैट्रिसेस होती है, पहली मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरी मैट्रिसेस। पहली मैट्रिसेस के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और दूसरी मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो उस केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये सबसे पहले रूल याद रखना है। ए एंड बी, तो मैं बोलूंगा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो उस केस में आपका क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन का, इस नंबर ऑफ कॉलम n, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम n, तो ये दोनों है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बचे हुए, रिमेनिंग बचे मतलब m और p, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग बचे हुए जो आपके क्या है m और p है, यही क्या बताते हैं, ए बी का आपका क्या होगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका m क्रॉस p।
ये आपका क्या है, जनरल कंडीशन है। कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तो उस केस में आपका क्या है, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और उसका फाइनल ऑर्डर क्या जाएगा, आपका पहली का जो रिमेनिंग मतलब नंबर ऑफ रोज और दूसरी के आपके क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, वो आपका क्या होगा, फाइनल आपका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करके बताओ क्या बी ए एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, जल्दी बताओ, बी ए एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब बी ए एग्जिस्ट करना है तो बी का ऑर्डर लिखूंगा, तो बी का ऑर्डर क्या जाएगा आपका n क्रॉस पी, और ए का ऑर्डर आपका क्या है m क्रॉस n। अब देखो बी में नंबर ऑफ कॉलम और ए में नंबर ऑफ रोज, p इज नॉट इक्वल्स टू m है, तो मतलब बी ए आपका क्या यहाँ पे नॉट पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब नहीं होगा, जरूरी नहीं कि ए बी होगा तो आपका क्या होगा, बी ए भी होगा। ठीक है, तो बस ये रूल याद रखना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ए बी और बी ए तो यहाँ पे इक्वल है नहीं। एक दो एग्जांपल से जैसे मैं बताऊं, जैसे आपका क्या एग्जांपल ऐसे दे दिया, आपका क्या ए मैट्राइसिस दे दी जिसका ऑर्डर दे दिया आपका क्या है 2 क्रॉस 3, बी मैट्राइसिस दे दी जिसका ऑर्डर आपका क्या है 3 क्रॉस 2, और सी मैट्राइसिस दे दिया आपका क्या है 3 क्रॉस 3। तो अब बता सकते हो विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज पॉसिबल। कौन कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है, पहला लिखता हूं आपका ए बी, दूसरा आपका क्या होगा आपका बी ए, थर्ड आपका क्या हो जाएगा आपका ए सी, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा आपका सी ए, फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा आपका बी सी, और सिक्स्थ आपका हो जाएगा आपका सी ए, सेवन्थ आपका हो जाएगा आपका सी इंटू सी, मतलब सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब होता है सी इंटू सी, एट्थ आपका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और नाइन्थ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आपका क्या होगा बी इंटू बी। देखो सबसे पहले क्या करूंगा, आपका ए बी चेक करूंगा, तो ए बी चेक करूंगा, तो ए में नंबर ऑफ रो कॉलम और बी में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ये पॉसिबल होगा। इसका ऑर्डर भी साथ साथ लिखो, इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट बात करूं बी ए, बी ए में देखो नंबर ऑफ कॉलम्स और ए में नंबर ऑफ रो आपके क्या इक्वल है, तो बी ए भी आपका क्या पॉसिबल होगा। इसका ऑर्डर देखूंगा तो ऑर्डर क्या है आपका 3 क्रॉस 3 होगा। देखो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन इनका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, मतलब दोनों ऑर्डर आपका क्या डिफरेंट है, तो मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन इक्वल नहीं होगा। आई थिंक अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल क्यों नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करूँ ए सी, ए सी में बात करूँ, ए में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ये पे आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका फाइनल ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2 क्रॉस 3 आपका क्या फाइनल ऑर्डर होगा। सी क्रॉस ए, सी में नंबर ऑफ कॉलम 3 और ए में नंबर ऑफ रोज आपका क्या है 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका क्या है नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बी सी, बी सी में बात करूं नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और सी में नंबर ऑफ रोज आपका क्या है 3, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ए में बात करूं नंबर ऑफ कॉलम 3 और ए में नंबर ऑफ रोज आपका क्या है 2, तो ये भी आपका क्या पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करूं सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या होगा आपका सी इंटू सी आपका क्या है सी स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो सारा सेम है, तो मतलब ये बाई डिफॉल्ट सेम है। ए स्क्वायर की बात करूँ ए इंटू ए हो गया, तो ए की वैल्यू आपका है 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो क्लियरली देख रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली उसी रूल से आपका क्या है बी स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सबको समझ में आया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपके क्या जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, आपके गुड सेट हो गया या फिर आपका क्या VIT-SRM हो गया, उसमें प्रोडक्ट के जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें बिना सोल्व किए आपका आंसर निकालो। तो यदि ये सारी चीज पता चल गई, वो क्वेश्चन ऐसा मान लो ऐसा दे देगा आपकी, एक मैट्रिसेस ऐसे दे दी आपके क्या 1 क्रॉस 3 दे दी, दूसरी ऐसे दे देगी आपको 3 क्रॉस 2 दे दी, 3 क्रॉस 3 दे दी, और तीसरी ऐसे दे दी आपको फाइनल आंसर दे दी 3 क्रॉस 2 दे दी, तो उस केस में बोलते हैं कि फाइनल आंसर। अब इस केस में जनरली काफी हद तक आप आंसर बता सकते हो इसके आपके फाइनल ऑर्डर पे। अब देखोगे इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 3 क्रॉस 3 है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो इसका ऑर्डर क्या है आपका 1 क्रॉस 3 रहेगा। अब 3 क्रॉस 2 है तो ये इक्वल है, तो फाइनल पॉसिबल होगा, तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपका 1 क्रॉस 2 होगा। 1 क्रॉस 2 का मतलब 1 रो 2 कॉलम्स होगी, तो उसमें 4 ऑप्शंस में से जनरली जो आपके क्या बहुत इजी वाले एग्जाम्स होते हैं, आपके क्या हो गया गुड सेट हो गए या फिर आपका क्या VIT-SRM जैसे एग्जाम्स हो गए, उसमें से चारों ऑप्शन आपको क्या डिफरेंट दे देगा। आपका ऐसा दे देगा आपका 2 क्रॉस 1 दे देगा, 2 क्रॉस 3 दे देगा, 3 क्रॉस 2 की दे देगा और 1 क्रॉस 3 की दे देगा, ऐसे दे देगा। तो बिना सोल्व किए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देख के आप आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चन में।
मेंस में और या फिर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो कम से कम ऐसे रहेंगे जिसमें आपका क्या ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये एग्जांपल, ये चीज लिख लो कि ये ऑर्डर देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर आपको देखने से कई बार आपका क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बिना सोल्व किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं कई बार। ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। अब ये तो क्या आपका रूल है, अब कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूं आपको। अब सब लोग सारे काम छोड़ छाड़ के इधर देखो, मैं दिखा देता हूँ, कोई एग्जांपल से बताता हूँ कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। जब तक आपका एक्सपर्टाइज नहीं हो, स्पीड नहीं बने, तब तक आप स्टेप बाय स्टेप करना। इन केस धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड बनेगी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, मैं बोलूँ, कोई एग्जाम्पल ले लिए। ए मैंने बोल दिया आपका क्या है 2x3 की कोई मैट्रिक्स ले ली, और बी मैंने ले ली आपके क्या है 3x2 की कोई भी मैट्रिक्स ले ली। तो सबसे पहले चेक करूंगा कि ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। और आपका क्या है ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या जाएगा आपका 2x2 का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ए बी और बी ए दोनों निकालना मैं सिखाता हूं। जैसे मान लो आपने ए कुछ भी मान ली 2x3, 2x3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। मान लिया आपने ए बी सी 2 रोज और 3 कॉलम्स, डी ई एफ, ये आपने ए मैट्रिसेस मान ली। बी मान लिया आपने 3x2 की, तो बी मैट्रिसेस मैंने कुछ भी मान लिया आपके क्या है एल एम एन पी क्यू आर, ये आपके क्या है 3, ये आपके क्या 2 इंटू 3 ऑर्डर की, ये आपके क्या 3 इंटू 2 ऑर्डर की है। ठीक है, अब सबसे पहले मान लो ए बी निकालनी है, तो ए बी, ए इंटू बी, तो दोनों को एक साथ लिख दो, साथ में क्या जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ, और यहां पे लिख दूंगा आपका एल एम एन पी क्यू आर। अब देखो रो बाई कॉलम मेथड देखना, रो बाई कॉलम मेथड है तो जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी रो के ऊपर ऐसा एरो लगा दो। स्टार्टिंग में जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो अब ऐसे ही करो। दूसरी मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स के ऊपर ऐसे एरो लगा दो। अब जो फाइनल ऑर्डर है वो ऑर्डर देख लिया आपने 2x2 है, तो 2x2 की मैट्रिक्स बना लो। ऐसी मैट्रिक्स बनेगी आपकी क्या A11, A12, A21 और A22। ये क्यों लिख रहा हूं, ये अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि क्यों ऐसे लिखा है, इसका रीजन क्या है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ऐसे केस में देखो, इधर देखो, सब ध्यान से देखो, रो इंटू कॉलम में पहली मैट्रिक्स में आपका क्या है रो और कॉलम, तो पहला एलिमेंट क्या आपका 1 1 आएगा, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहला आपका क्या जो एलिमेंट आएगा वो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मिलेगा, मतलब A इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से पहला एलिमेंट मिलेगा। सेकंड क्या रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से, तो मतलब A इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर, ये आपका क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम का मिलेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पे फिर एरो यहाँ पे हाथ रख दो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इधर इधर एरो फिर इधर एरो, तो क्या जाएगा आपका D इंटू एल प्लस ई इंटू एम प्लस एफ इंटू एन। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब आपका क्या है D इंटू पी प्लस ई इंटू क्यू प्लस एफ इंटू आर। आई थिंक बेसिक आइडिया हुआ कि कैसे आप सोल्व करते हैं, समझ में आए? यस नो लिखो फटाफट से। एक दो एग्जांपल और कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। पहले लिखो, आप अपने खुद से लिखो, खुद से प्रैक्टिस करके लिखो, मेरा देख के मत लिखो। यहाँ पे खुद से सोचो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। एक एग्जांपल और करवाऊंगा, उसके आपसे हेल्प से काफी हद तक हो जाएगा। नोट हो जाए तो डन लिखना फटाफट से। जिन्होंने नोट कर लिया वो बी ए फाइंड करो, जिन्होंने नोट किया वो बी ए फाइंड करो, मैं बी ए फाइंड करूंगा। आप पहले से एडवांस में कर सकते हो, जिन्होंने नोट कर लिया वो बी ए फाइंड करो। सबसे पहले बी ए देखूंगा कि बी ए पॉसिबल है या नहीं है। बी ए देखूंगा तो बी का ऑर्डर क्या दे रखा है आपका, बी है तो उसका ऑर्डर आपका क्या है 3x2 और ए का ऑर्डर आपका क्या है 2x3। ये दोनों सेम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फाइनल ऑर्डर जो होगा आपका बी ए का जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा 3x3 का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो बी ए ऑर्डर निकालना है तो बी को पहले लिख दो, मैं क्या लिख दो आपका एल एम एन पी क्यू आर
ए क्या दे रखा है आपका, ऐसा दे रखा है आपका ए बी सी डी ई एफ। अब इसका ऑर्डर क्या चाहिए, 3x3। तो पहली बार आप कर रहे हो तो 3x3 की मैट्रिक्स बना लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपकी क्या 3x3 आ गई। अब देखो इसमें आपका क्या है, कौन सा मेथड से करना है, रो बाई कॉलम। तो मतलब पहले पे रो पे और दूसरे पे कॉलम पे। तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब आपका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब L इंटू ए प्लस P इंटू डी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब आपका क्या जाएगा, आपका L इंटू प्लस P इंटू ई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे ऐसा लगा दो L इंटू सी प्लस P इंटू एफ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर अब आओ सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बोल सकता हूं आपका M इंटू ए प्लस Q इंटू डी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब आपका क्या हो जाए, M इंटू बी प्लस Q इंटू ई। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब आपका क्या जाएगा, M इंटू सी प्लस Q इंटू एफ। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब थर्ड रो पे एरो रख लो, उंगली रख लो, फर्स्ट कॉलम पे रख दो। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब N इंटू ए प्लस R इंटू डी। फिर फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब N इंटू बी प्लस R इंटू ई। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब आपका क्या होगा, N इंटू सी प्लस R इंटू एफ। और ये आपका क्या होगा, 3x3 की ये मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। आई थिंक सबको समझ में आया कि सबका यही आंसर था, ठीक है। अच्छा अब रुको, एक लॉजिक मैं बताता हूं, मैं इसके पीछे रीजन बताता हूं कि क्यों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा यदि ऑर्डर डिफरेंट होगा। लेट्स अज्यूम करो कि ये मैट्रिक्स आपके क्या 3x3 की मैट्रिक्स होती, तो उस केस में मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3x3 बना लेता हूँ। मान लो ये आपका क्या DEF GHI। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपका क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या L इंटू ए प्लस P इंटू डी। पर G के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो G के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए G को कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा, G को यहाँ पे कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा। तो उस रीजन की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे ये जो है G को कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा, मतलब इस केस में इस डायरेक्शन में आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आया कि लॉजिक क्यों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली आपका क्या दूसरा होगा, मान लो इधर मान लो एक एक्स्ट्रा होता है, इधर कम होता, तो इसको मिल जाता, इसको मिल जाता, लेकिन तीसरे वाले को नहीं मिलता। मतलब वो तीसरे पेयर को, हर पेयर को आपका क्या पार्टनर मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, तभी आपका क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फिलहाल यहाँ पे 2 हैं तो फिर इसको भी आपका क्या 2 ही होना चाहिए, तभी आपका क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। क्लियर? नोट करो, नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से, ठीक है। एक दो एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा मैंने मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स क्या नाम है, मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो उस वजह से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इमेजिनरी नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ ए मैट्रिसेस इज I O माइनस I, 0 माइनस I माइनस I 0। जानबूझ के मैंने ये ब्रैकेट लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था मैट्रिक्स को डिनोट करते टाइम आपका क्या क्लोज ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, ओपन से भी कर सकते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल जानबूझ के इसलिए करा है जिससे आपको क्या माइंड में ध्यान रहे कि ऐसी भी मैट्रिक्स होती है। और एंड Q इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा 0 1 आयोटा 0 माइनस आयोटा ए बी मान लेता हूं। देन फाइंड ए बी एंड बी ए वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। तो देखो ए का ऑर्डर होगा आपका क्या होगा 3x3 और बी का ऑर्डर आपका क्या है 3x2। तो क्लियरली है कि आपका क्या है ए बी आपका क्या है पॉसिबल होगा और उसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 3x2 होगा।
अब बी ए निकालूंगा तो बी का ऑर्डर क्या रहेगा आपका 3x2 और ए का ऑर्डर आपका क्या है 3x3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या है बी ए, ये आपका क्या होगा नॉट पॉसिबल। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आएगी ए बी और बी ए में से कौन सा होगा। फिर मुझे निकालना है ए बी निकालना है, तो फटाफट से निकालो, आप लोग साथ साथ करते रहो, मैं भी मेरा साथ साथ कर रहा हूँ, आंसर आए तो वेरीफाई कर लेंगे। तो ए बी क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपका आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा 0, और बी ए की वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस आयोटा 0 1 आयोटा 0 माइनस 1। अब कौन सा मेथड से करना है, रो बाई कॉलम मेथड, तो रो के ऊपर एरो लगा देता हूँ और कॉलम पे ऊपर एरो लगा देता हूँ। रो बाई कॉलम मेथड में क्या करूँ, अब मैं थोड़े से फास्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली करेंगे कैलकुलेशन, दिस इंटू दिस क्या जाएगा आपका आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, या फिर आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो आपका क्या -1 होती है, तो इसकी वैल्यू +1 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है जैसा भी करना है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फिर सेकंड 0 इंटू 0 आपका क्या है 0, आयोटा इंटू 1 तो आपका क्या है माइनस आयोटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब आयोटा इंटू आयोटा का मतलब आपका क्या है आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 मतलब 0, और माइनस आयोटा प्लस आपका आयोटा स्क्वायर। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू 0 मतलब 0, माइनस आयोटा इंटू 0 आपका क्या है 0, और आयोटा इंटू 1 मतलब आपका क्या है 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, माइनस आयोटा इंटू 0 0, और आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू आयोटा आपका क्या होगा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 आपका क्या आएगा प्लस 0। फिर आयोटा इंटू आयोटा आपका क्या है माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू 0 आपका क्या जाएगा आपका 0, और 0 इंटू आयोटा आपका क्या जाएगा 0। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो लिख दो। तो इसकी वैल्यू लिखूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो आपका क्या है -2, ये आपका क्या है 0 0, ये आपका क्या होगा 1, ये माइनस आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1, और इसकी आयोटा स्क्वायर +1, ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ये मैट्रिक्स होगी। क्या सबका यही आंसर है? ठीक है, आई थिंक काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया हो गया है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी क्या स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब तक आपका क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख के करो, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आता है तो आप फिर स्पीड बढ़ा सकते हो, तो इसलिए आपका क्या प्रैक्टिस है। सेकंड रो कुछ मिस्टेक किया गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 हो गया, और माइनस आयोटा इंटू 0 आयोटा, और आयोटा इंटू 1 आपका ये ओके, आयोटा इंटू 1 आपका आयोटा हो गया, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया, तो ये आपका क्या आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ओके 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 ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फटाफट से, फिर मैं होमवर्क देता हूँ आपको। नोट हो गया ना सबका, रब कर दूं? एक 3 मल्टीप्लाई वाला और दे देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा आपको लगे अच्छा। एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन है आपका फाइंड x सच दैट 1x1 1 3 2 0 5 1 0 3 2 1 1x इज इक्वल्स टू ओ का मतलब जीरो नहीं है, इसको जीरो नहीं बोलूंगा मैं, उसको ओ रीड करूंगा। ओ का मतलब होता है आपका नल मैट्रिक्स। फटाफट से आंसर निकालो, चलो आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, साथ में आंसर वेरीफाई कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या काम करना है, इसका ऑर्डर एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, और ये क्या जाएगा 3 क्रॉस 1। तो क्लियरली देखोगे ये पे 3 इंटू 3 सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और इसका जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। तो 1 क्रॉस 3 का होगा, तो क्या कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए एरो लगा देता हूँ, इधर एरो इधर एरो, तो आखिर क्या है 1 क्रॉस 3 मतलब 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम मतलब इसी पैटर्न का बनना चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1,
x इंटू जीरो आपका जीरो और 1 इंटू जीरो जीरो, मतलब आपका क्या जाएगा आपका 1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बिना स्टेप खाए। 1 इंटू थ्री मतलब 3, x इंटू 5x और 1 इंटू 3 तो क्या जाएगा 6 प्लस 5x हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 x इंटू 1 x और 1 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 प्लस आपका क्या जाएगा x। आई थिंक सबका यही आया होगा। मैंने एक स्टेप खाई है तो आपको कोशिश करनी कि इसी तरीके से आपकी हैबिट में डाल देना है। तो अब डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम सेव करो। 1 1 x। अब देखो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर आपका क्या 3 क्रॉस 1 है। और फाइनल देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो ये आपका क्या है 3 क्रॉस 3 है तो मल्टीप्लाई होगा। और फाइनल ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा, तो मतलब इसके ऊपर एरो लगा दूं, इसके ऊपर एरो लगा दूं, तो क्या जाएगा आपका 1 क्रॉस 1 बनेगा। तो क्या आपका 1 इंटू 1 क्या जाएगा आपका 1 प्लस 6 प्लस 5x इंटू 1 आपका क्या आएगा 6 प्लस 5x प्लस x इंटू 4 प्लस, तो ये क्या जाएगा आपका 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसकी वैल्यू जीरो दे रखी है तो मतलब ये 1 इंटू 1 है तो ये जीरो एक्चुअली क्या होगी आपकी नल मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर सेम रहेगा आपका क्या 1 क्रॉस 1 का आपका क्या होगा नल मैट्रिक्स होगी। अब देखो ये क्या जाएगा आपका कंपेयर करूंगा तो मतलब क्या होगा दो एलिमेंट, अब मैट्रिक्स इक्वल कब होगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम। इसका मतलब बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 क्या जाएगा आपका 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब चेक करूंगा इसके फैक्टराइज हो रहे क्या, फैक्टराइज नहीं हो रहे। फैक्टराइज नहीं हो रहे तो फिर ऐसे केस में चेक करूंगा डी की वैल्यू चेक करूंगा। बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 क्या जाएगा आपका 81 माइनस 28 तो क्या जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका 53। और डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब रियल रूट होगा, तो रियल रूट है तो फिर फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 4a, याद है सबको। तो माइनस बी मतलब माइनस 9 प्लस माइनस रूट डी बाई 4a का मतलब रूट 53 अपॉन 4, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। तो दोनों आपके क्या होंगे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन दे नहीं रखी है तो एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों आपके आंसर हो। कोई मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने। 2a ओके 4a नहीं, ओके ओके 2a वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो क्या जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो, क्या सबका आंसर सेम था? गुड, वेरी गुड, मतलब काफी हद तक सीख गए हो तुम लोग। नोट करो फटाफट से। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली हर स्कूल के हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स में, तो ये आप जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और आपका क्या होगा 0 एंड I इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन प्रूव दैट में ही आते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन ज्यादातर। I प्लस ए इज इक्वल्स टू I माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब I माइनस ए निकालोगे 10 अल्फा बाई 2 की टर्म्स में होगा और ये है तो ये डिफरेंट फॉर्म में होंगे। ये आपका क्या अल्फा बाई 2 की टर्म्स में और ये आपका क्या है नॉर्मल आपका क्या अल्फा की टर्म्स में। तो क्या करना पड़ेगा, इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में पूछा जाना है आपका किसी न किसी एग्जाम में, तो आ ही जाएगा ये आपका हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम हो किसी न किसी एग्जाम में आ जाएगा। उसके अलावा एक और होमवर्क आपका सुन लेना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 ये आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को साथ साथ में आपका क्या इंटीग्रेटेड में हो तो स्कूल वाला भी साथ साथ में करना है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लेना। इन केस कुछ डाउट रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। ऑलमोस्ट सारे आपसे बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब आपकी ये एनसीईआरटी में क्या होती है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट तरह लिखी जाती है। एडिशन के बाद उसकी प्रॉपर्टी, सबसेक्शन के बाद अलग से प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के बाद अलग से प्रॉपर्टी। मैं एक साथ करवाता हूँ सारी प्रॉपर्टी।
एक ही प्रॉपर्टी से अपन सारी चीजें कर लेंगे, तो लिख लो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सारे की सारी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने सेट्स में पढ़ा था, जिस सीक्वेंस में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। कौन सी होती थी? और सेम आपका वेक्टर में पढ़ोगे, क्लोजर, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सारा वही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा सेम ही होता है सब। जब भी कुछ भी आपको ऐसा देखनी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा, प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा में यही आती है आपकी। तो मैं बात करूं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहली बात करूं क्लोजर, तो क्लोजर तो सारी हमेशा ही होती है। क्लोजर क्या बोलता है? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। हमेशा मैट्रिक्स होता है, तो क्लोजर तो आपका क्या सारी होता है। तो क्लोजर को जनरली नहीं पढ़ते। क्लोजर का मतलब आपका क्या होगा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स। क्लोजर का यूज कहां पे आता है? वेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वेक्टर में आप देखोगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होता है, तो वहां पे थोड़ा सा यूज आता है। बाकी हर जगह पे आपका क्या हमेशा ही होता है। आपका क्या नेचुरल नंबर में देखो, वोल नंबर में देखो, सब में देखो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आपकी होती है प्रॉपर्टी कम्युलेटिव। कम्युलेटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है? अब चेक करो क्या कम्यूटेटिव है, कम्युलेटिव है, कोई भी बात करो, एक ही बात बोलते हैं, दोनों नाम से बोले जाते हैं। कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, कम्युलेटिव भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूं एडिशन। एडिशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है? ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस ए मैट्रिक्स है, ये हमेशा इक्वल होता है, मतलब एडिशन आपका क्या है? कम्यूटेटिव है। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव है नहीं है? ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, क्या इक्वल होता है? क्या इक्वल होता है? इक्वल नहीं होता है, इन जनरली इक्वल नहीं होता, मतलब सब्सट्रैक्शन आपका क्या कम्यूटेटिव नहीं है। इक्वल हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके इस पे। यदि ये और ये दोनों आपका क्या सेम मैट्रिसेस होगी तब उस केस में इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है? क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है? इन जनरल नो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। बट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कैन बी पॉसिबल, दैट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होता है, मतलब मैं कम्युलेटिव की बात करूं तो ए बी प्रोडक्ट आपका क्या कम्युलेटिव नहीं होता है, लेकिन ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है, और वो डिपेंड करता है ए और बी के आपके क्या एलिमेंट्स पे। अच्छा, ये इक्वल कब होता है याद रख दो, आगे के लिए बता देता हूं। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, उस केस में कंडीशन होती, एक ही कंडीशन होती, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है और दोनों की वैल्यू आई होती है, तो उस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होती है और उसकी वैल्यू आई के इक्वल होती है, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन आती है, ये इनवर्स के लिए कंडीशन होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखूंगा ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके एलिमेंट्स पे। एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रहा हूँ, ए मैट्रिक्स है 0 0 2 3 और बी मैट्रिक्स है 4 6 0 0। क्या चेक करो ए बी, चेक वेदर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और नॉट। चेक करो क्या इक्वल है या नहीं है, चेक करो फटाफट से, ए बी और बी ए इक्वल है या नहीं है। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे आगे की भी चीज़ें भी बतानी है कि एक जगह पर और यूज आएगा। आप लोगों ने निकाला होगा तो ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? नल मैट्रिक्स आएगी 0 0 0 0, और बी ए का प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा? नल मैट्रिक्स आई होगी 0 0 0 0। तो क्लियरली बोल सकता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपके क्या उन दोनों के आपके क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स
पे डिपेंड करेगा। ए बी इज बिकॉज टू बी ए है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज यहाँ से मैं एक चीज और रिलेट कर सकता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी आप एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। ये आगे मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखो ये एग्जांपल है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या है? जीरो मैट्रिक्स होती है। तो उस वजह से मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड आपके क्या होती है? आपकी एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स एसोसिएटिव सबको पता ही है। एसोसिएटिव क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमेशा होता है, लेकिन इनके लिए कंडीशन लिख लेना। यहाँ पे कंडीशन लिख लेना, जब स्टार्टिंग में लिख लेना तो उसमें लिख लेना ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मैंने ले लिया। इससे आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, एडिशन की कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, सारी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने आपका क्या है? सेम ऑर्डर के ले लिए। तो एसोसिएटिव बोलूंगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने सर? ऊपर वाले एग्जांपल में ऑर्डर से नहीं कर सकते थे क्या? कौन से? इसमें तो ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है तो ऑर्डर तो सेम आएगा। तो बहुत सारी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में सेम आ सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑर्डर सेम है तो ये भी इक्वल होगा। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं ना। ऑर्डर सेम है इसका मतलब जरूरी नहीं कि इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है। डिटर्मिनेंट से नहीं करेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट अलग चीज है, उसको तुम मिक्स में कंफ्यूज मत करो। ठीक है, क्या सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव है? सब्सट्रैक्शन का मतलब a माइनस बी माइनस सी, उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? a माइनस बी माइनस सी। क्या इसके इक्वल होती है कि नहीं होती? यस और नो? नहीं होती। क्लियरली तो सब्सट्रैक्शन आपका क्या एसोसिएटिव नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी होती है। क्या मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है? क्या मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है? यस नो लिखो, मल्टीप्लीकेशन का लिखो सोच के। यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस, ये आपका क्या एसोसिएटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज आएगा अपन लोगों को। मल्टीप्लीकेशन आपका एसोसिएटिव होता है। ए बी सी इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ ए बी इंटू सी। ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो आगे मेरे को काफ़ी जगह यूज आएगा आपका। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपका क्या एसोसिएटिव होता है। इसका प्रूफ देखना है तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, सोल्ड एग्जाम्पल, और वो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रूव दैट एसोसिएटिव रूल, प्रूव द एसोसिएटिव रूल यूजिंग थ्री मैट्रिसेस। आप सोल्व करोगे ना, एनसीईआरटी सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा इसके लिए प्रूफ के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से सही कर सकते हो, आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स में कुछ ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं जिससे आपका क्या सेम मैट्रिक्स आपकी क्या ऑब्टेन हो जाए, तो उस केस में मैट्रिक्स की आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस रहेगा। जैसे आपका क्या है, कोई मैट्रिसेस है, ए मैट्रिसेस है, उसमें मैं ओ मैट्रिसेस ऐड करूं तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होता है आपका? ए मैट्रिसेस होता है। और सिमिलरली ओ में ए मैट्रिसेस करूं तो ये होता है। मतलब एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जब भी एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करूंगा तो उसके लिए आपका क्या है? नल मैट्रिक्स की हेल्प से मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताऊंगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में बात करूं तो a इंटू आई, उसकी वैल्यू आपकी होती है, आपकी a होती है, और इसकी वैल्यू i इंटू ए के इक्वल होती है। तो सिमिलरली आपका क्या मल्टीप्लीकेशन में जब मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताऊंगा तो उस केस में मैं किसकी हेल्प से बताऊंगा? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा। क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बोलता है आपका? क्या एडिशन में आपका क्या कुछ मैट्रिसेस ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तो उससे आपका क्या फाइनल आंसर आपका क्या सेम ही आएगा, तो आपका क्या वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। एडिशन मतलब ऐड, सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं जिससे आपका क्या फाइनल मैट्रिक्स आपके क्या सेम ही हो, तो उस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ आपके क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, इतना ही यूज आना है, बाकी और कहीं यूज नहीं आने वाला।
फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, आपका एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद है 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्लास में होते हैं। अच्छा एक रुको, एक छोटी सी बात बतानी है। जनरली मेरी हैबिट क्या होती है कि आज के लेक्चर में जब पढ़ाया जाता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले मैं पहली 5-7 मिनट वो पूछता हूँ, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग उसको कंसीडर करके कर रखो, अभी से अपनी हैबिट बना लो कि आज के लेक्चर में जो पढ़ाया गया है या फिर अभी तक जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है वो बाय डिफॉल्ट मैं पूछूंगा। तो आप अभी से आदत डाल लो कि ये चीज़ नेक्स्ट डे सर पूछेंगे तो फिर आपका क्या है, मुझे पढ़ना है। और देख लो मैं क्लास में बड़ी इंसल्ट करता हूँ, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को कि याद नहीं होगा तो मैं बड़ी इंसल्ट करने वाला हूँ। ये चीज़ पहले से तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहना, याद नहीं करोगे तो फिर लड़कियों के सामने लड़कों की बड़ी इंसल्ट करूंगा, देख लेना फिर तुम लोग समझना। तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैं एडिटिव इनवर्स बोलूंगा तो एडिटिव इनवर्स याद करो, एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने से रिजल्टेंट आपका क्या है, 0 आ जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव वो होता है कि किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स या नंबर में बात करूं, याद करो 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या था आपका, -2 था जिसके लिए रिजल्टेंट 0 आता था, ये एडिटिव इनवर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 1/2 था, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या है 1 आ जाता था। सो सेम कंसेप्ट आपका क्या है मैट्रिक्स में भी होता है। तो मैट्रिक्स में आपका क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स मैं निकालना है, मैं निकालूं एडिटिव इनवर्स। तो मैं क्या करूं, इसलिए ए मैट्रिसेस है उसमें मैंने एक्स मैट्रिसेस ऐसी ओड ऐड कर दी है, लेट एज्यूम करो एक्स मैट्रिसेस ऐसी ऐड कर दी है, जिससे फाइनल आंसर क्या होगा, ओ नल मैट्रिक्स हुआ। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, एक्स इज एडिटिव इनवर्स। तो उस केस में मैं ध्यान देखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, o माइनस ए, ओ मैट्रिसेस माइनस ए, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ये आपका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब आगे से कभी भी ऐसा कुछ आएगा a प्लस ऑफ माइनस ए निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नल मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका, a मैट्रिसेस है उस केस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको बी मैट्रिसेस से, सच दैट रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, आई आ रहा है और बी इंटू ए हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा आपका, बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आपका क्या है, ए भी आपका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या है, आइडेंटिटी हो जाएगा। और यही कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग इनवर्स, क्योंकि इसी से मैं बोलूंगा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a। 1/a का मतलब क्या बोलूंगा, ए इनवर्स बोलूंगा। ठीक है, आई होप बेसिक जो आइडिया है वो हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर, नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। 6th प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव तो पता ही होगा सब लोगों को। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है, एसोसिएटिव में हर जगह पे, दोनों जगह पे साइन सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में अपोजिट साइन होता है। क्या बोलूं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बोलती है, ए इंटू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम रखना है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑर्डर चेंज मत करना। इसको आपने ऐसा बदल दिया ए बी इन प्लस सी ए, अरे मुझे अच्छा लग रहा है, यूं ही अच्छा लग रहा था तो मैंने ए बी की ए सी की जगह सी ए कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा मत सोचना है कि साइक्लिसिटी में कर देते हैं ए बी बी सी सी ए होता है तो उस तरीके से। इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले आ रहा है वो पहले होगा इस तरीके से। सिमिलरली ऐसा दिया होगा ए प्लस बी इंटू सी दे रखा है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब ऑर्डर मत चेंज करना है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑर्डर मत चेंज करना। जब भी आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करूँ, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करना है, उससे आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं, सॉरी कम्युलेटिव नहीं होता है, ये रूल याद रखना। ठीक है, 7th रूल इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका रूल ऑफ कैंसिलेशन। अब रूल ऑफ कैंसिलेशन में, एडिशन में रूल ऑफ कैंसिलेशन अप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि यदि ए प्लस बी मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू बी प्लस सी मैट्रिसेस होती है तो आपकी हैबिट क्या होती है, डायरेक्टली बी से बी कट करके और ए इज इक्वल्स टू सी मैट्रिसेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ये जो होगा एक्चुअली 3 स्टेप्स में होगा। 3 स्टेप्स में कैसे होगा, क्या करूंगा, इसको मैं बोलूंगा ए प्लस, इसको मैं बोलूंगा आपका बी प्लस ऑफ माइनस बी, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस बी आ जाएगा,
और ये आपका क्या है माइनस सी मैट्रिसेस। अब बी प्लस माइनस बी आपका क्या है ए प्लस नल मैट्रिक्स हो जाएगा माइनस सी इजिकल्स टू जीरो, और ए प्लस ओ ये आपका क्या होता है आपका ए माइनस सी। तो इनडायरेक्टली ए प्लस ये ऐसा हो गया, तो ए माइनस सी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं आपका जी इजिकल्स टू जीरो या फिर ए इजिकल्स टू सी। तो इसका मतलब एडिशन में कैंसिलेशन रूल अप्लीकेबल है। मैं ऐसे ये दे रखा है ए प्लस बी मैट्रिसेस इक्वल्स टू बी प्लस सी मैट्रिसेस होता है, तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कट कर सकता हूं, लेकिन ये जो प्रोसेस होगी वो एक्चुअली 2-3 स्टेप में होगी। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या दे रखा है आपका बी सी दे रखा है, तो उस केस में बी से बी कैंसिल कर देते, ए इज इक्वल्स टू सी कर दूंगा, तो क्या होगा ये आपका क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका ए बी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू आपका क्या है जीरो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा तो क्या आपका बी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो मैंने वहां पे बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस कैन ऑल्सो बी ए नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर आपका क्या होगा आपका b इज इक्वल्स टू जीरो और a माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब आपका क्या है a इज इक्वल्स टू सी, और देयर प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी जीरो। मतलब इनका प्रोडक्ट और भी जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, क्लियरली एक सिचुएशन तो आ रही है ए इक्वल्स टू सी, लेकिन उसके साथ में आप ये सॉल्यूशन किल कर रहे हो बी इक्वल्स टू सी, और ये तो चलो ठीक है आप ध्यान रख लोगे, चलो ठीक है अलजेब्रा में है, लेकिन यदि ये रूल हुआ तो फिर उस केस में आपका ये गलत हो जाएगा। तो उस वजह से जो कैंसिलेशन का रूल है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो फिर भी वैलिड है, चलता है, लेकिन नहीं है मल्टीप्लिकेशन में रूल ऑफ कैंसिलेशन नहीं होता है। मतलब जब भी ऐसा हो तो कैंसिल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या करना है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही करना है। आई थिंक आपको रूल समझ में है, लिखो फटाफट से। यहाँ पे एक नोट डाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी जीरो मैट्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया है, लिख लेना। एग्जाम्पल ऊपर दिया था ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, जिसमें आया था। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी जीरो मैट्रिक्स, तो उस वजह से रूल ऑफ कैंसिलेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका यूज कहां पे होगा, मान लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बताओ स्टेटमेंट में मैंने पूछ लिया कि स्टेटमेंट ये दे दिया कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, और ऐसा पूछ लिया आपका पॉसिबल ए बी इज इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और b इज इक्वल्स टू जीरो और बोथ जीरो। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? यदि ऐसा बोला है ए बी इज इक्वल्स टू जीरो है, तो पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और b इज इक्वल्स टू जीरो और बोथ जीरो। अब देखो नॉर्मल एल्जेब्रा में होता तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है ट्रू होता है। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो कब हो गया, तो x इज इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर y इज इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर दोनों जीरो हो, x भी जीरो हो और y भी जीरो हो। तो नॉर्मल एल्जेब्रा के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन मैट्रिक्स एल्जेब्रा के लिए यहां पे देखूंगा तो मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी जीरो। इसका मतलब इसमें एक केस और आ सकता है, लेकिन उसने क्या बोला है ओनली व्हेन लिखा है, तो उसकी वजह से आपका क्या है, ये आपका आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वीर कुछ लिख रहा है, सर इन द सेकेंड लास्ट लाइन व्हेन वी एक्सपेंड इक्वेशन द ऑर्डर ऑफ ए बी चेंज, ऑर्डर ऑफ ए बी चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो कुछ और ले लो, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी ले लो, ए सी इज इक्वल्स टू आपका ऐसा ले लो, बी सी ले लो, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी ले लो। तो इस केस में आपका क्या सी से सी कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू बी। वो तो बस समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। मतलब वो चीज तो अच्छी है, आपने ध्यान रखा है। ठीक है,
वीर ने सही लिखा था कि ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो ऑर्डर चेंज नहीं किया तो ठीक है, उस तरीके से हो। नोट हो जाए तो डन लिखो। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स आपके क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसकी इंटीग्रल पावर आपकी क्या पॉसिबल होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन उसकी जो मल्टीपल पावर होगी, मैं बोलूंगा आपका क्या, ए स्क्वायर को मैं बोलूंगा आपका ए इंटू ए क्यूब को मैं बोलूंगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, पहले मैं क्या करूं, ए इंटू ए से ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करूंगा। सीक्वेंस भी ये रखना है, ए की पावर 4 होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ए क्यूब इंटू ए। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर ए क्यूब निकालूंगा, फिर ए क्यूब से ए की पावर 4 निकलूंगा, एंड सोन 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 ए की पावर एन को मैं बोल सकता हूँ ए की पावर एन माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब ए आपके क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो उस केस में इंटीग्रल पावर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। नोट करो फटाफट से, एक एग्जांपल देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं डायरेक्टली। नोट हो गया सबका? जैसे एग्जांपल ऐसे दे दिया मैंने, इफ ए इज इक्वल्स टू आयोटा 0 0 आयोटा देन ए टू पावर 4 इज इक्वल्स टू। फटाफट से आंसर बताओ। ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 तो होगा ही नहीं, यहाँ पे ए की पावर 0 तो पूछेगा ही नहीं ना, ए की पावर 0 तो होगा नहीं होगा। वन आंसर नहीं है बेटा, वन आंसर नहीं है, दोबारा से चेक करो, वन आंसर नहीं है। गुड, यूनिटी मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 की वैल्यू क्या आपका ए क्यूब इंटू ए, फिर ए क्यूब निकालूंगा तो आपका क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आपका ए इंटू ए। इसी तरीके से करेंगे, हमेशा इसी तरीके से करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ए में यहाँ से मैंने क्या कर दिया, आयो कॉमन लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 1 0 0 1, और इनडायरेक्टली देखो तो ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी आयोटा इंटू आई होगी। अब मैं बोल सकता हूँ ए की पावर 4 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। आयोटा की पावर 4 हमेशा क्या होता है आपका आई होती है, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो ए की पावर 4 की वैल्यू क्या जाएगी 1 इंटू आयोटा की पावर 4 आई, तो मतलब ए की पावर 4 क्या जाएगी आयोटा मतलब आई मतलब 1 0 0 1। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। तो प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे हो जाता है कई क्वेश्चन को काफी इजी बनाने में। इनकेस ये चीज नहीं पता थी तो फिर प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करते तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ठीक है, जो समझाना चाह रहा था क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो रूल्स थे अलजेब्रा के वो यहाँ पे अप्लीकेबल है कि नहीं है, जैसे चेक करो, बताओ क्या मैं बोलूं रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जैसे मैंने पहला बोला आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा इफ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये लाइन लिखने से मैंने क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट है पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने एलिमिनेट कर दी है। मतलब वो आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे खत्म हो गए। मैंने ये लिख दिया ए और बी आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या या ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो लिखो फटाफट से। क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं कैसे बोलूंगा? अभी मैंने बताया था जस्ट अभी आपको क्या है इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर को बोल सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मैं क्या करूं मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला था यहाँ पे सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ए इंटू ए को तो बोल सकता हूं आपका ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी को बोल सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी।
तो क्लियरली अपन को पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, बी ए और ए बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो उस वजह से मैं ये नहीं बोल सकता। तो आगे से आपका क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या है, ये फॉर्मूला हो जाएगा मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड जो फॉर्मूला होगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी बोल सकता हूँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा थर्ड रूल मैं बोलूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकता हूँ, यस और नो? अरे यहां तो ये बोल पाऊंगा ना, गुड। अगेन यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्यों? ए बी माइनस बी है, उसका मतलब आपका क्या होगा, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। तो इससे आगे क्या फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ, जब भी ऐसा कुछ दिया हैगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका क्या होगा, आपका बी ए। आई थिंक रूल्स क्लियर हुए। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट में डालो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये नोट में डाल देना, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। कैसे होगा, प्रोडक्ट जरूरी थोड़ी, अरे देखना मेरी भाई, ओ मेरी भाई, ए बी 2 3 1 4 और 5 6 3 1, ये भी तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये इक्वल थोड़ी है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, वो डिपेंड करेगा उसके एलिमेंट पे। ऐसा नहीं कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उस केस में इक्वल हो जाएगा, जरूरी नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये चीज़ निकाल दो दिमाग से, ये कुशल ने भी पूछी थी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उस केस में जरूरी नहीं कि उनका प्रोडक्ट आपका क्या इक्वल होगा। प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, जब उसके आपके क्या एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एलिमेंट्स के हिसाब से आपका क्या इक्वल हो सकता है। और इक्वल कब होगा, जब उस केस में एग्जिस्ट करेगा उसका इनवर्स, इनवर्स के केस में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हर केस में नहीं, मैथमेटिक्स में रिजल्ट तभी बोलते हैं जब यूनिवर्सली ट्रूथ हो, यूनिवर्सली वैलिड हो। मतलब ऐसा नहीं कि यदि एक भी केस में ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो मतलब वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता, वो सेंटेंस होता है। पढ़ा होगा मैथमेटिकल रीजनिंग तुम लोगों ने, ठीक है? तो यहाँ पे एक नोट डालो, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, देन A and B are said to be commute, said to be commute of each other, पहला रूल। और दूसरा बोलूंगा, इफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, इफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, देन A and B are said to be anti-commute of each other. एंटी-कम्यूट, ठीक है? मुझे काफ़ी चीज़ें और पढ़ानी थी। डे 1 में अभी मिक्स क्वेश्चंस हैं, डे 1 में मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डेफिनेशंस है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो डे 1 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इस टाइप की टर्म्स है जो आपको नहीं पढ़ी, वो छोड़ देना। डे 2 में नॉर्मल एल्जेब्रा वाले क्वेश्चंस, आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले कर लेना। मैट्रिक्स पोलिनोमियल दिखे जहां पे, मैट्रिक्स पोलिनोमियल एक बार छोड़ देना और बाकी छोड़ देना। तो कल मैं अराउंड पहले आधे घंटे 40 मिनट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके टॉपिक के बाद आपका क्या डे 1 डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना बढ़े, तो उस वजह से डे 1 एंड डे 2 कर लो, एटलीस्ट डे 2 कर लो, पहले डे 2 कर लो फिर डे 1 कर लो, और साथ में एनसीईआरटी की 3.1 और 3.2 दोनों कंप्लीट कर लो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट टाइम में। ओके बाय बाय। उससे पहले किसी को कुछ डाउट तो नहीं है बेटा, कि आज के लेक्चर में किसी को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो? ठीक है, अगेन कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ हो तो जैसे कल कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ पूछा था, तो इनकेस कभी भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे हमेशा मैसेज कीजिए क्लास से पहले, ठीक है? चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।